प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ का अति लघुत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला का ये अगला वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। क्या कहता है, सेक 30 प्लस 2 कॉट 45। मैं हल कर देता हूं और लिख भी देता हूं। देखो, लिखना है आपको सेक 30 डिग्री माइनस 2 कॉट 45 डिग्री। कॉट है बाबू 2 कॉट 45 डिग्री माइनस है 4/√3 इंटू में है साइन 30 डिग्री प्लस में 2 कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, 0 है। अब देखिए, आपको पता है सेक 30 का मान क्या होगा। देखो, सेक 30 बराबर होता है कॉस 30 का उल्टा, और कॉस 30 बराबर होता है √3/2। तो सेक 30 बराबर हो जाएगा 2/√3। कॉट 45 का मान मैं आपको बता दूं, कॉट 45 बराबर होता है, कॉट 45 का मान आपको बताना है। तो कॉट 45 और tan 45 1 होता है। साइन 30 अंश का मान आपको बता दूं तो 1/2 होता है, और कॉस 0 दिया गया है, कॉस 0 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये सारे मान यहाँ आपको रख देने हैं। सेक 30 बराबर आपको लिखना 2/√3 और माइनस 2 कॉट 45 बराबर होता है 1, और ये देखो माइनस हो गया 4/√3 और साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस में 2 इंटू में कॉस 0 बराबर क्या होगा 1। अब आप देखोगे 2/√3 और यहाँ 2 1 2 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 4 में से, तो 2/√3 और प्लस में 2 आ गया। देखोगे ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे और ये इससे कट गया, और सारे मान कट कर क्या आ गए, 0 आ गए। आपको लिखना है कि उत्तर बराबर 0। अतः इसे सिद्ध करने, सरल करने पर, मान ज्ञात करने पर इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। बातें समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, मान याद रखना है, ध्यान रहे, ट्रिग्नोमेट्री के जो मान है आपके, वो मान आपको याद रखना है। चलिए, कह रहा 2 सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो 2 सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा, इसकी क्या बतानी है आपको, प्रायिकता बतानी है। 2 सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो भैया 2 सिक्के उछालने पर 4 परिणाम होते हैं। 2 सिक्के आपको लिखना है कि 2 सिक्का उछालने पर 4 परिणाम प्राप्त होगा। 4 परिणाम प्राप्त होगा, और उन चारों परिणामों में कोई 2 परिणाम एक समान हो सकता है। तो 2 सिक्के के उछालने की प्रायिकता भी आप देख सकते हैं। 4 परिणाम प्राप्त होगा, लिख दिया गया। हाँ, इसकी प्रायिकता आप देख सकते हैं। 2 सिक्का उछालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 2/4 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, और ये आपका सवाल का पूरा उत्तर होगा। इस प्रकार से आप लिखोगे, हल करोगे और पूरा नंबर पाओगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। कह रहा किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। देखो, शंकु की तिरछी ऊंचाई कितना, 21 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है कि शंकु, क्या लिखना आपको, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है πr/l होता है। ठीक है ना। पाई का मान आप रख लो 22/7, और देखो तिरछी ऊंचाई 21 और त्रिज्या 8 गुणे में क्या लिखना आपको, 21, तो आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। 7 × 7 = 21 रह जाएगा 22 गुणे में 8 गुणे में 3। अब देखोगे 22 × 3 = 66,
22 तियां 66 हो जाएगा और गुणे में 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर आप देखोगे 8 छक 48 के 8 हासिल आए, 8 छक 48 के 8 हासिल आए 4, 8 छक 48 4 52, यानी 528 वर्ग। अगर सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिखोगे, वरना क्या लिखने वाले हो, मीटर लिखने वाले हो, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। यानी जो यूनिट दिया रहेगा वही यूनिट आपको लिखना, अलग से कुछ नहीं लिखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि अंडर रूट में क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट दिया है आपका, क्यूब रूट 343 और गुणे में अंडर रूट में 576 को सरल करिए। तो देखिए आप पहले रूट को हटा लीजिए या ऐसे रहने दीजिए। 343 को लिख सकते हैं 7 सते 49 सत्ते 343, और इसे लिख सकते हैं 24 गुणे में 24, 24 24 में 500। 1 से 32 तक की संख्याओं का वर्ग याद करोगे, ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। 1 से 10 तक का घन याद कर लो तो ये सारी चीजें आसान। देखो घनमूल में से 3 संख्या एक बाहर आ जाती है, एक संख्या बाहर, और यहाँ कुछ नहीं तो वर्गमूल लगा होता है, वर्गमूल में से एक संख्या बाहर हो जाती है, क्या आ जाएगी 24। क्या आ जाएगी भैया 24। अब आपको क्या कर लेना है कि 24 गुणे 7 कर लेना, सवाल का उत्तर हो जाएगा। 7 चौक 28 के 8 हासिल आए 2, और 7 दूनी 14, 14 2 16, 14 2 16 यानी 168। 7 चौक 28 के 8 हासिल आए 2, 7 दूनी 14 2 16, 168 दिए गए सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और यही आपको लिखना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला कह रहा 8000 का घनमूल निकालिए। सारे सवाल लगा डालिए ताकि आप परीक्षा में फेल ना हो। हमारा अपना इस चैनल का उद्देश्य है कि आप डीएलएड की परीक्षा में फेल ना हो। कह रहा इसका घनमूल निकालना है, तो आपको क्या लिखना है, घनमूल। तो चलिए आइए हम लिख सकते हैं 8000 को 8 गुणे में 1000। अब आप और भी इसे अच्छे से लिख सकते हैं। घनमूल निकालने के लिए संख्याओं को 3 बार जरूर तोड़ना होता है, तभी वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, घनमूल में होती हैं। चलिए 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहम 100 दहम 1000, और 2 दूना 4 दूना 8। अब आप देख पा रहे हो कि ये 2 3 संख्याओं में से 2 एक जो है वो बाहर आ गई, और इन 3 संख्याओं में से एक अंक बाहर आ गया, और 2 दहा में 20, और सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ जाएगा आप सभी को? ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है, कह रहा है इसको हल कीजिए, कह रहा है इसे हल कीजिए। किसे हल कीजिए, दिए गए समीकरण का। तो चलिए आप लिख लेते हैं हल। 16x² माइनस 25 बराबर में 0। आप लिख लीजिए 16x² बराबर में 25, और 16 जो है गुणे में उधर चला जाएगा बटे में, x² बराबर 25 बटे में 16। अब देखो x का मान आ सकता है अंडर रूट में 25 और बटे में अंडर रूट में 16, या इसे आप एक वर्गमूल में रखो। क्या रखो, एक वर्गमूल में 25 बटे क्या रख लो, 16। 25 बटे क्या रख लोगे, 16। अब जब इसका फैक्टर करोगे, मतलब इसको तोड़ोगे या इसका उत्तर निकालना चाहोगे, तो इसका उत्तर निकाल सकते हो। 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 4, और क्या होगा, प्लस माइनस में, यही सवाल का उत्तर होगा। और आपको लिखना है कि x का मान क्या आ जाएगा, 5/4 सवाल का उत्तर। अगला सवाल देखो भाई, जो सवाल आपको ना समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पुनः या तो फिर से वीडियो को देख लिया करो, और आपका कार्य है कि भैया बढ़िया से वीडियो को देखकर तैयार कर लेना। साथ ही साथ जो आपके भाई बहन मित्र आदि सारी चीज़ें, सभी लोग अगर डीएलएड कर रहे हैं या एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है, उन्हें जरूर सेंड करें आप। चलिए आइए देखते हैं। कहता है दिए गए समीकरण का या इसका बहुलक ज्ञात करना। क्या है, बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए आप लिख लीजिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए 12 12 13 और 12 और 10 का बहुलक बताना है। क्या बताना है, बहुलक। बहुलक मतलब जिसकी बहुलता हो, यानी जो ज्यादा बार आया हो। तो आप देखोगे 12 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है। 13 कितनी बार आया है, 1 बार। और 10 कितनी बार आया, केवल 1 बार। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, दिए गए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, अतः 12 बहुलक है, अतः 12 बहुलक है।
तब 12 बहुलक है, आपको ऐसे लिख देना है उत्तर के रूप में, हो जाएगा ना। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि 10 सेंटीमीटर लंबे 3.5 सेंटीमीटर चौड़े, देखो कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े 3 आयत को उसकी लंबाई के परितः घुमाया गया, ऐसे लंबाई के परितः घुमाया गया, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो इससे क्या करना है, बेलन बना लेना है, बेलन बना लेना। बात समझ रहे हैं, बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको बेलन का सूत्र अच्छे से समझाया था। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान ले लो 22/7 और आर की जगह पर 3.5। ध्यान देना ये व्यास आपका होगा भैया, इसके परितः ऐसे केवल घुमाया गया है, सॉरी, तो इसका व्यास हो जाएगा कितना, 3.5 और त्रिज्या क्या हो जाएगी 3.5/2, 3.5/2 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो चलो देखो, अब देखो 2 से 2 कट जाएगा यानी रह जाएगा 11। ध्यान रहे यहाँ 2.2 नहीं है, यहाँ 22 लिखा था और 2 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 11 और 7×5 = 35। यहाँ देखो काट दोगे तो 0.5 आ जाएगा, 7×5 = 35 और 2 11 में, तो 11 आ गया, 0.5 आ गया और क्या आ गया 3.5 आ गया। और 10 से अगर इसमें गुणा कर देते, चलो मैं अभी गुणा कराता हूँ। देखो इससे इसमें गुणा करो चाहे इसमें कर दो, अगर इसका इससे गुणा कर दोगे तो ये दशमलव से ये 10 खत्म हो जाएगा, 11×5 = 55 या यहाँ गुणा कर लो, 5×5 = 25 के 5 हासिल आए, अभी 2 बचा है बाबू, 5×5 = 25 के 5 हासिल आए 2, 5×7 = 35, अब 5 × 3 = 15, 2 = 17, एक अंक पे दशमलव लगाओगे और बटे में 2, फिर से आपको 11 से गुणा करना है, 11×5 = 55 के 5 हासिल आए 5, 11×7 = 77, 77 5 82 के 2 हासिल 8, 11×1 = 11 और 8 19 और बटे में क्या लेना है 2। अब देखेंगे इससे इसमें भाग दे देंगे और एक अंक पे दशमलव है भी, तो 2 9 18, 2 9 18, 1 19 12, 2 6 12 खत्म, दशमलव लगा लो और यहाँ देखो 2 दूनी 4 आ जाएगा और 1 बच जाएगा, दशमलव के नाते 0 बढ़ जाएगा, 2 5 10 और यही, यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन जो है, ठीक है ना, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच और ये मान कितना आया है 96.25। आयतन बराबर होता है घन और क्या दिया है सेंटीमीटर, तो आप क्या लिखोगे सेंटीमीटर लिखोगे। ठीक है ना, बातें समझ में आ जाएंगी। इसी प्रकार से आपको सवालों को क्या करना है, लगाना है, बात समझ में आना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है समीकरण, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। अब आइए चलिए आप लिखिए हल और समीकरण लिखिए, x² प्लस में 9 माइनस में 6x बराबर में 0। कह रहा है इसको हल करना है, तो देखो आप लिख लो। वैसे तो ये देखो सूत्र में जा रहा है, तो चलो सूत्र के पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग माइनस, यहाँ इसको भी तोड़ दो, 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर 0। देखो सूत्र बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसे आप लिख लो x माइनस 3 और क्या ले लो x माइनस 3, बस 3 × 3 = 9, 3 3 6। या फिर इसे आप उस तरीके से तोड़ना चाहते हो तो देखो ऐसा गुणा भाग करो कि 6 बन जाए, क्या हो जाएगा -6, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3 = 9 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इन्हें अगर जोड़ते हो तो -3 -3 -6 हो जाएगा। तो चाहे आप उस तरीके से लगा लो चाहे इस सूत्र से लगा लो, जैसे चाहो वैसे लगा लो और इसका मान आ गया 0। इसके बाद देखोगे कि x बराबर क्या आ जाएगा 3 और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 ट्रांसफर हो जाएगा और सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि बताइए कॉट, देखो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आपके 4th सेमेस्टर में बहुत दिया गया है, तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से तैयार करोगे ताकि 5 से 7 नंबर 8 नंबर पा जाओगे। चलो दिया है कॉट, हल कीजिए। चलिए हल कीजिए, हल करने को आपको दिया गया है, कह रहा कॉट 45 अंश
माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस में साइन 90 को हल कीजिए। तो मैं यहाँ आपको पहले बता दूं कॉट 45 होता क्या है। चलो मैं इस बार इसलिए लिखता हूँ इसको अलग से ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कॉट 45 बराबर 1 और देखो साइन स्क्वायर 45 है तो मैं सीधे साइन 45 बता रहा हूँ। साइन 45 बराबर होता 1/√2 होता है और आपके कॉस 45 दिया गया है तो साइन 45 हो या कॉस 45 हो दोनों का मान 1/√2 होता है। और साइन 90 दिया गया है, साइन 90 का मान होता है 1। चलो मान रखते हैं। कॉट 45 की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 की जगह 1/√2 रखोगे, 1/√2 का होल स्क्वायर रखोगे माइनस कॉस 45 की जगह भी 1/√2 का होल स्क्वायर रखोगे और प्लस में साइन 90 बराबर क्या होता है 1। चलो 1 1 2 हो गया और देखो वर्ग से वर्गमूल खत्म होगा, हाफ आ जाएगा। यहाँ वर्ग से वर्गमूल खत्म होगा, हाफ पूरा हो जाएगा और माइनस माइनस में आया इसलिए क्या हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा 1। सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। क्या ये बात समझ में आ जाएगा आपको? ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। दो सिक्के एक साथ उछाले गए हैं और दोनों पर शीर्ष आने की संभावना बताइए। तो दोनों पर शीर्ष आने की संभावना, दोनों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना केवल एक बार है। दोनों पर शीर्ष आने की संभावना आपसे पूछा तो दोनों पर शीर्ष आने की संभावना केवल एक बार। आप लिखोगे दोनों पर, लिखो आप दोनों पर शीर्ष मतलब हेड, शीर्ष आने की संभावना, दोनों पर शीर्ष आने की संभावना एक और दो सिक्के जब उछाले जाते हैं तो 4 उत्तर आता है। समझ रहे हैं ना, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगले सवाल पर चलते। अगला कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन। कैसा बेलन है भैया? लंबवृत्तीय बेलन है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखो एक बेलन होता है और एक बेलन होता है, इसके आधार का, आधार में देख रहे हो आप सभी लोग, इसके आधार में एक क्या है? वृत्त है। आधार में एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त है, ठीक है ना, वृत्त है कि नहीं है बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है ना। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो चलो मैं लिख देता हूं वृत्त का आधार का क्षेत्रफल लिखो आप। आपको पता है ना कि आधार क्या है? आधार का क्षेत्रफल होता है πr² और इसका मान क्या दिया है 100 सेंटीमीटर। तो यहां से देखो आप त्रिज्या r² का मान निकाल सकते हो। r² बराबर क्या हो जाएगा 100/π सेंटीमीटर। कह रहा बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो बेलन का आयतन का सूत्र आपको पता है, बेलन का आयतन πr² होता है। देखो पाई रहने दो और r² की जगह आप क्या लिख सकते हो 100/π और h आपको दिया होगा। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, चलो 10 लिख दो, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, रह जाएगा क्या 100 × 10 मतलब 1000 और 1000 घन सेंटीमीटर। यही आपका सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आप लगाते चलो, ना समझ में आए तो पूछते चलो और जरूर कमेंट बॉक्स में अपने क्रिया प्रतिक्रिया देते रहो। बात समझ गए ना, ताकि हमें लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है, फिर से हम आपको अच्छे से समझाएं। या तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और जो सवाल ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर सेंड करें। चलिए कह रहा हल कीजिए, हल करते हैं। x² + 7x + में 10 = 0। देखो यहाँ x² ही रहने दो, यहाँ 10 रहने दो, बराबर 0 लिख दो। 7 को तोड़ दो 5x दम 2x। अब देखो दोनों में से आप x कॉमन ले लो, बचेगा क्या x और यहाँ क्या बचेगा 5। यहाँ पर भी आप क्या कर लो 2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या x + 2 कॉमन हुआ तो 2 × 5 = 10 बराबर 0। अब दोनों पदों में से x + 5 कॉमन ले लो,
तो आ जाएगा क्या, x प्लस 2 आ जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब चाहो तो इसका x का मान एक बार x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -5। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 आता है x बराबर -5 कामा -2 सवाल का क्या है, उत्तर है। और यही आपको क्या करना है, लिखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। चलिए हल कीजिए और लिखिए। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है और दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। देखो एक वृत्त की त्रिज्या r है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, 4r है, 4r त्रिज्या का 4 गुना है कि नहीं है। कह रहा दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल और अनुपाते दूसरे वृत्त का, है ना, पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा। फर्क क्या है, यहाँ पाई से पाई खत्म होगा, इस आर की जगह ये आर स्क्वायर होगा और उस आर की जगह क्या लिखना आपको, 4r स्क्वायर लिखना है। अब देखोगे आर स्क्वायर अनुपात यहाँ 4 चौक 16 और आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ क्या रह गया 1 और वहाँ क्या रह गया 16 और यही आपका सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको लगाना है ये सवाल। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि ABCD, देखो कितना अच्छा सवाल दिया, ग्राफ भी दिया फिगर भी दिया आपको। कह रहा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जो किसी वृत्त के अंदर हो और उसकी सभी कोण वृत्त के परिधि को स्पर्श करते हों, उसे ही क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। तो ये देखो चक्रीय चतुर्भुज बना। कह रहा यदि कोण A बराबर 55, ये देखो 55 दिया है, कोण B बराबर 60, कोण B बराबर 60, कोण D बराबर कोण C तथा D का मान ज्ञात करना। चक्रीय चतुर्भुज में एक नियम काम करता है जिसे आपको क्या करना है, याद रखना है। आपको लिखना क्या है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने और सामने के कोणों का योग 180 अंश या संपूरक होता, आप ऐसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संपूरक होता है। आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, संपूरक कहें या 180 अंश कहें। तो चूंकि आपको पता है कि कोण D है ना, चलो मैं सीधे ABCD लिख देता हूं। कोण A प्लस कोण C बराबर क्या होगा, 180 अंश। तो कोण A का मान कितना दिया गया है, 55, तो प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 और कोण C का मान हो जाएगा 180 माइनस 55, तो कोण C का मान क्या हो जाएगा 135 अंश, 35 5 40, 125 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 125 अंश। ठीक है ना, 180 में से 55 को आपको घटा लेना, आप कहीं भी घटा सकते हो। अब आप तेजी से घटा लो तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 5 गया 2 और 100, इस प्रकार से आप घटा लोगे। इसी प्रकार आपको क्या करना है, अगला वाला कर लेना है। क्या कर लेना है, अगला कर लेना है। अगला देखो कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश। अब बताओ कोण D का मान ज्ञात करना है, तो कोण D रहने दो और 180 के पास क्या ले जाओ, कोण B का मान 60 ले जाओ, तो कोण D बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 अंश। बस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आया। बस आपको क्या याद रखना है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है या संपूरक होता है। अगला कह रहा है कि बताइए इसका हल कीजिए। चलिए फिर से मान के याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आपके एग्जाम में 4th सेमेस्टर में भर भर के देगा, ध्यान रहे, तो बहुत अच्छे से आपको हल कर लेना है। चलो मैं फिर से एक बार बताता हूँ। साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2। कॉस 60 अंश का मान क्या होगा, तो 1/2। और बताओ tan 45 का मान क्या होगा, तो tan 45 का मान होता है 1। चलो लिखो आप, साइन 30 अंश
प्लस में कॉस 60 अंश प्लस में tan 45 अंश। देखो साइन 30 अंश का मान अभी मैंने बताया 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, tan 45 का मान 1। चूंकि आधा आधा तो पूरा हो जाएगा और प्लस 1 है, तो इस प्रकार से इन दोनों का मान क्या आएगा 2, और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154, कह रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, आप लिख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 लिख लो। पाई का मान आप आर स्क्वायर बराबर लिख लोगे तो 154, पाई का मान 22/7 तो 7/22 हो जाएगा। अब देखोगे 22 से काट दोगे तो 22 7 154 यानी 7 × 7 हो जाएगा। आर स्क्वायर वर्ग से वर्गमूल हो जाएगा तो आर का मान क्या आ जाएगा 7, अतः आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या है त्रिज्या है, और आपको ज्ञात क्या करना है व्यास, अतः आपको क्या ज्ञात करना है व्यास, और व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे में त्रिज्या, तो 2 गुणे में 7 यानी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इसको नीचे बाई नीचे लिखना, आप बात समझ रहे हैं, पूरा नंबर लेना, भले कॉपी भर जाए इससे मतलब नहीं है, आप दूसरी कॉपी ले लेना, समझ रहे हैं ना, पूरा नंबर मिलना चाहिए आपको, बस इतना मैं जानता हूं। चलो कह रहा कि इसको हल करो, क्या लिखा गया है x² - 14x प्लस में क्या 49, और इसको आपको हल करना है तो मैं भी लिख दिया हूं, आप भी लिख लेना। चलो x² रहने दो और इसे 49 रहने दो, और इसे लिख सकते हो 7 × 7 = 49 और 7 × 7 = 14 -7x, चाहे तो सूत्र में डाल दो, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद, या -7 - 7x लिख लो। अब दोनों में देखो x कॉमन हो गया, बचा क्या x -7, यहां से भी -7 कॉमन ले लो, बचेगा क्या x, और माइनस कॉमन हो गया तो माइनस बचेगा, और 7 कॉमन हो गया तो बचेगा क्या 7। अब यहाँ देखो x -7 है, ये दोनों कॉमन कर लो तो बचेगा क्या, अगले पद में भी x -7 बचेगा, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखोगे, अगला सवाल कह रहा है कि इसका घनमूल निकाल लो। किसका घनमूल निकाल लो, घनमूल निकालने का ट्रिक भी आपको बताया गया है। चलो इसका घनमूल निकालना है तो 15.625 का क्या ज्ञात करना है घनमूल, ऐसे बना लो घनमूल, और घनमूल आपको पता है फैक्टर विधि से होता है। वैसे तो इसका घनमूल आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं बता दूं घनमूल निकालने का तरीका क्या बताया हूं। देखो 15.625 इकाई अंक में क्या आया 5, कौन सी संख्या जिसका घन करने पर 5 आता है, तो 5। कौन सी संख्या ऐसी जिसका घन करने पर इकाई अंक में 5 आता, तो भैया 5 का 3 अंक काट दो। ये देखो किसके घन से ज्यादा है, तो 2 के घन से ज्यादा, बस सवाल का उत्तर। 3 अंक पे दशमलव लगा है तो 1 अंक पे दशमलव लगा देना, बस इतना ही तो करना है। लेकिन इसे आपको एग्जाम में लगाना है तो आप लिखोगे 15 दशमलव छोड़ दो 625, और आप ऐसे कर लो, चाहे तो इसे दशमलव को हटा के बटे 11 कर लेना, ठीक है ना, बात समझ गए कि नहीं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रहे घनमूल 15625 और बटे में 1000 लिख लेना, मर्जी आपकी। इसे तोड़ोगे आप, तोड़ोगे 5 से 5 तिया 15, 5 एकन 5, 1 6, 5 दूनी 10, पंचम 25, फिर 5 से तोड़ोगे तो क्या आएगा 5 6 30, 1 31, 5 दूनी 10, 2 12, पंचम 25, फिर 5 से तोड़ोगे 5 एकन 5, 1 6, 5 दूनी 10, 2 12, पंचम 25, फिर 5 से तोड़ोगे 5 दूनी 10, 2 12, पंचम 25, फिर 5 से तोड़ो, किससे तोड़ते जाओगे, जिससे कटता जाएगा उससे काटते जाओगे, पंचम 25, फिर 5 से काटोगे जब तक 1 ना आ जाए। तो अतः आप इसे क्या लिख सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हो। और नीचे देखो 10 गुणे 10 गुणे 10 है, 10 दाम 100 दाम में 1000। और घनमूल देखो ऊपर 3 अंक है तो 3 अंक एक एक मिला लेना, जोड़ा बना लेना, और इसमें से 5 और 5 बाहर आ गया, नीचे 10 बाहर आ जाएगा, तो पंचम
25 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बटा 10। 10 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 2.5 और सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा और यही सवाल का उत्तर होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा कि 1 प्लस कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो हल करना है और टिग्नामेंट्री का सवाल मैंने कहा ना भर भर के आ रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चूंकि आपको पता है कि tan 45 अंश बराबर होता क्या है 1, ठीक है ना। देखो 1 माइनस 1 स्क्वायर अपान 1 प्लस 1 स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया 0 बटे में क्या आ गया 2। अब 0 बटे 2 बराबर क्या होगा 0, सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए ना, यही सवाल का उत्तर होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, देखो कहता हुआ है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। और ये आखिरी प्रश्न होगा, ये आखिरी प्रश्न होगा अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में, जिसे हल किया जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो भैया इसको हल करने का एक तरीका आप ले लो 6, 7, 5 में गुणनखंड विधि से अपना लो। कोई संख्या से काटने का प्रयास करो। चलो हम 5 से काट देते हैं। 5 एकन 5, 1 6 10, 5 दूनी 10, फिर 5 एकन 5 2 7, पंचम 25, फिर 5 से काट दो। 5 दूनी 10, 2 12, फिर 21, 5 चौक 20, 1 21, फिर 5 तियां 15, 3 से काट दो। 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, 3 से भाग दो 3 27 में 81, 3 दूनी 6 2, 3 सते 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। अब आप चाहो तो एक काम कर लो, कह रहा किससे गुणा किया जाए, तो देखो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर नहीं है यानी एक पेयर और ले आया जाए। तो आपको लिखना आता है 3 से गुणा करने पर। बात समझ रहे हैं, आप लिख सकते हो उत्तर 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर है ना 6075 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। क्या ये बातें समझ में आ गया प्यारे साथी? इन प्रकार से आपको सवालों को लगाना है। प्यारे साथियों, आपको मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश डीएलएड के सभी सेमेस्टर का वीडियो बहुविकल्पी अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को बना के सारा डाल दिया है, वीडियो पर चैनल पर अपलोड कर दिया है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारा उससे मनोबल भी बढ़े और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचे। ध्यान रहे कि वीडियो को जरूर उन भाइयों तक बहनों तक भेजना है जो लोग डीएलएड में एडमिशन लिए हैं या एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैथ है, इसमें बीटीसी में तो फेल होते हैं काफ़ी लोग। जब मन से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, फेल हो जाएंगे, लगा नहीं पाएंगे सवाल। 25 नंबर में 12 नंबर 13 नंबर पासिंग मार्क है, 12-13 नंबर आप नहीं पा पाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ है। अच्छे से पढ़ेंगे तो पास होंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, मन से देख देख के लगा डालेंगे तो पास होंगे। हाँ, मैं कह रहा था कि अपने उन भाई बहनों को भी भेजें जो डीएलएड में एडमिशन लिए हैं और एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैथ की प्रकृति ऐसी है कि हर टाइप का सवाल आपके कंपटीशन में भी है और सेमेस्टर में भी है। किसी भी जगह देखेंगे तो एसएससी में देखें, रेलवे में देखें, एसएससी जीडी आरपीएफ में या सीसेट में देखें तो मैथ सेम है, बस आपको लगाना है तो लगाना है। इसलिए प्यारे साथी आप वीडियो को सभी मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।